सबसे पहले कह रहा है कि अंग और अ क्या है, आपको बताना है अंग और अ क्या है, क्या ये संयुक्त व्यंजन है या फिर अंतस्थ व्यंजन है या संयुक्त स्वर है या फिर ये अयोगवाह है, आपको बताना साथी ये क्या बन रहे हैं। चलिए तो इसमें क्या रखा है इसने, देखते हैं अंग और अ। आपको पता होगा कि अंग और अ ये क्या है, आपको बताना है संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर। देखिए सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन में क्या लिख रखा है, संयुक्त व्यंजन। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं साथी तो कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं छ होता है, और कौन होता है तो त्र होता है, और ज्ञ होता है साथी, और मैं आपसे बात करूं तो कौन होता है हमारे सामने, श्र होता है। मैं बात करूं कि संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं भैया, संयुक्त का मतलब ये होता है क्या, जोड़। जोड़ यानी जो जोड़ने के बाद बनते हैं उन्हीं को तो हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त मतलब होता है जोड़, अर्थात ये किन्हीं दो व्यंजनों के मेल से बने होंगे। देखते हैं कौन किस व्यंजन के मेल से बना, देखते हैं साथी। स्र की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है, ये स है। कौन सा स है आप बताइएगा, क्या ये बड़ा स है, नहीं साथी, बड़ा सा अब हम भूल गए। अब हम जब तक कंपटीशन में आ गए, अब हमको इसको क्या बोलना है, ये कौन सा स है, तालव्य स है, न कि बड़ा स है। चलिए तो ये स हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं आगे तो फिर कौन है, र। स और र मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं साथी, ये स्र का बनता है। अगर मैं आपसे छ की बात करूं तो सबसे पहले क, और फिर इसके बाद ये मूर्धन्य वाला स, मूर्धन्य स इसको बोलेंगे, ये मिलेंगे। त्र की बात करूं साथी, त और कौन मिलेगा, र मिलेगा, तो ये त्र बनाते हैं। ज्ञ की आपसे बात करूं तो ज और कौन साथी, य मिलेगा, तो इसके बाद ज्ञ का निर्माण होगा। तो ये चार हमारे पास कौन है, संयुक्त व्यंजन है। अगर आपसे व्यंजनों की बात कहेगा साथी तो चार संयुक्त व्यंजन है, पूरी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ चार हैं आपके सामने। चलिए अगले ऑप्शन में कह रहा है कि संयुक्त संयुक्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन की जब भी बात करेगा साथी तो भी आपको याद रखना कितना, चार। कौन कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य होता है, फिर इसके बाद करूं र होता है, इसके बाद ल होता है, इसके बाद कौन होता है, व होता है। ये चार होते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं आपसे संयुक्त स्वर की साथी, तो संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं, कितने, तो चार होते हैं। संयुक्त स्वर भी चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस बात को ध्यान देते हैं, देखिए चार कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं आपसे बात करूं संयुक्त स्वर की, सबसे पहले तो कौन सा होता है, ए होता है, अ होता है, ऐसे में बात करूं कौन होता है, ओ होता है, और कौन होता है, तो अ होता है। ये चार हैं जो आपके सामने संयुक्त व्यंजन होते हैं साथी। इन चारों को आप याद रखिएगा बड़े ही आसानी से, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इनको पूछ भी रखा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ए अ ओ और औ। अच्छा ये संयुक्त स्वर है सर, इसका मतलब ये भी एक या दो स्वरों से मिलकर बने होंगे, बिल्कुल बने होंगे दो स्वरों से। देखिए कौन कौन, अगर मैं ए की बात करूं तो इसके साथ आता है कौन कौन, अ और ई। अ और ई दोनों मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं। ऐसे में इसकी बात करूं आपसे तो कौन कौन आता है, ए और अ, ये दोनों लोग मिलते हैं तो अ का निर्माण करते हैं। ऐसे में आपसे पूछूं कि ओ कौन कौन लोग आते हैं, तो ओ की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें आता है अ, और कौन आता है उ। अ और छोटा उ आता है, इसका मतलब साथी कौन सा होगा, ये ह्रस्व उ होगा। यानी अ और ह्रस्व उ मिलते हैं तो ये लोग बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। औ की अगर मैं बात करूं आपसे तो कौन कौन होता है, ये होते हैं ओ, और कौन होते हैं अ। ओ और अ मिलते हैं तो निर्माण करते हैं किसका साथी, औ का निर्माण करते हैं। ऐसे में बात करूं अ और उ किसका, तो ओ का करते हैं। आय की मैं बात करूं तो ए और अ बनता है, और ए की बात करूं तो अ और ई बनते हैं। ये दोनों लोग मिलकर के मतलब बनाते हैं, इसी को कहते हैं क्या, संयुक्त स्वर कहते हैं साथी। अंग और अह क्या है मित्र, तो इसको हम बोलेंगे अयोगवाह। अयोगवाह है साथी, इनको क्या कहेंगे, अयोगवाह। अंग और अह कभी भी पूछे तो ये अयोगवाह होते हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की साथी, स्वरों की संख्या अगर पूछे तो आप कितना बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं स्वरों की कुल संख्या कितनी है। चलिए आगे कह रहा है कि स स स ह ये व्यंजन कौन से हैं, आपको ये बताना है कि स स स और ह व्यंजन कौन है। क्या ये स्पर्श व्यंजन है, क्या ये उष्म संघर्षी व्यंजन है, या फिर ये समृद्ध स्वर हैं, या फिर ये विवृत स्वर हैं, आपको बताना है। चलिए देखते हैं, कह रहा है स्पर्श संघर्षी। देखिए साथी आप याद रखिए, आपको हमने वर्गीय व्यंजन पढ़ाया था। वर्गीय व्यंजन का मतलब होता है क च ट त प, ये पांच वर्गीय वर्ग होते हैं। इनमें आने वाले सारे व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं साथी, क्या, क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, ये पांच हमारे जो व्यंजन है ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इसमें कौन कौन आएगा,
क के बाद ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा और अंग आएगा साथी। आगे बात करूं तो ये छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा, य आएगा। इसका मतलब इस तरीके से जितने भी हमारे इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और एक वर्ग में कुल 5, तो 5 वर्गों में कितने 25। यानी आपसे पूछे कि वर्गीय व्यंजनों कितने हैं 25, आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। यानी स्पर्श और वर्गीय सेम होते साथी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या करेगा। कह रहा स्पर्श संघर्षी कौन से हैं। देखिए स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं। इसी च वाले वर्ग को याद रखिएगा कि च वाले वर्ग को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन आपसे अगर उसने पूछ दिया सिर्फ और सिर्फ क्या स्पर्श व्यंजन, तो आप बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। यानी इन पांचों वर्गों को मिलाकर के स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। लेकिन आपसे याद रखिए स्पर्श संघर्षी जब कह दे तो स्पर्श संघर्षी का मतलब हो जाएगा च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। ये 5 होते हैं स्पर्श संघर्षी। देखिए अगले ऑप्शन में कह रहा है क्या उष्म संघर्षी। इस बात को याद रखिए उष्म संघर्षी। इसमें भी कितने होते हैं 4 होते हैं साथी। कितने होते हैं 4 होते हैं। आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये है तालव्य दंत स, ये है तालव्य स, ये है कौन सा हमारा कौन सा मूर्धन्य स, और कौन ह। ठीक है स स स ह। इसको याद रखेंगे हमारे कौन से हैं ये उष्म संघर्षी हैं। उष्म संघर्षी इनको याद रखेंगे। चलिए आगे आपसे पूछ रहा है कि समृद्ध स्वर कौन होते हैं साथी। हमने आपको बताया था ये ट्रिक याद रखिए। समृद्ध की शादी में ई भी जाएंगे ऊ भी जाएंगे, यानी सारे लोग चलेंगे, मस्त की पार्टी होगी, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए आगे देखते हैं। समृद्ध स्वर में समृद्ध की शादी में ई भी जाएंगे, है ना। इसका मतलब हर्ष और दीर्घ दोनों ई, और ऊ भी जाएंगे, ई भी जाएंगे और ऊ भी जाएंगे। इसका मतलब ई ऊ दोनों ही क्या होंगे हमारे समृद्ध स्वर होंगे। समृद्ध स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनको बोलने में हवाएं कम निकलती है साथी, कम मुख खुलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं समृद्ध। बोल के देखिए जरा, ई क्या पूरा मुंह खुला, और जरा आ बोलिए तो आ, है ना। इसका मतलब आ जो होता है साथी उसको हम क्या कहते हैं विवृत कहते हैं, यानी जिसमें हमारा पूरा मुंह खुलता है ना। आप हमें बताइए साथी क्या कभी आपने ऐसे पढ़कर देखा था क्या आ, है ना। ये कौन होते हैं विवृत होते हैं। और अगले ऑप्शन में आपको विवृत दे भी रखा साथी, तो ये क्या बनेगा विवृत बनेगा। लेकिन इसकी बात करूं तो ये कौन है समृद्ध है। ई याद रखेंगे, समृद्ध की शादी में ई भी जाएंगे ऊ भी जाएंगे। अगर आप बोलकर नहीं याद रख पा रहे हैं तो अन्यथा इसको आप बोलकर देखेंगे आधे ही मुंह खुलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समृद्ध कहते हैं। लेकिन विवृत की बात करूं तो सिर्फ एक याद रखना आपको क्या आ। ठीक है आ जो है ये विवृत स्वर होता है। अब चलते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा। कह रखा कि ये व्यंजन है तो कौन से व्यंजन है कहां ऑप्शन में दिख रहा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी उष्म संघर्षी। इसका मतलब ये बिल्कुल ही सही होगा, जवाब हमारा क्या उष्म संघर्षी बनेंगे। ठीक है चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए करा जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होगा साथी। एकदम आप ये समझिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को उठा उठा कर लाया जा रहा है। आपके लिए पूरी एक टीम बैठी है साथी, बड़ी मेहनत के साथ ये लोग तैयार कर रहे हैं पीपीटी, सारी चीजें बन रही है साथी। इसलिए आप इनको शेयर करिए। सबका साथ सबका विकास, है ना। वो दाढ़ी वाले चाचा जी की तरह नहीं, है ना। इसका कहते तो हैं स्लोगन में, लेकिन विकास किसका सिर्फ एक आदमी का। ठीक है उस आदमी को आप जानते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ को वहां भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होगा। आपने पढ़ा होगा साथी जब शब्द की बात कर रहा है, शब्द की बात करे अगर साथी आप ध्यान रखिए उनके अर्थ भिन्न होते हैं तो वहां अलंकार कौन यमक, है ना यमक। और इसको तो बड़े ही तरीके से हमने बचपन से ही, मतलब बचपन का मतलब 7वीं 8वीं क्लास से हमने इसको रटते चले आए, हम लोग पढ़ते चले आए क्या। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। कनक यमक, इस बात को याद रखिए कनक यमक। यानी जहां भी कनक वाला आएगा, यानी जब शब्द शब्द जो होते हैं एक ही जो शब्द होता है हमारा एक से अधिक बार आता है और जितने बार आता है उसके अर्थ उतने बार अलग अलग होते हैं, वहां पे हमारा कौन सा यमक अलंकार होता है ना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बोराए नर ये पाए बोरा। ठीक है इसका मतलब एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है धतूरा होता है। दोनों की उपलब्धि या किसी कोई अगर व्यक्ति काले धतूरा या फिर किसी को सोना की प्राप्ति हो जाए तो दोनों ही अपने केस में क्या होते हैं पागल से हो जाते हैं। तो सेम दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है साथी, इसका मतलब हमारा यमक अलंकार बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार में मित्र शब्द तो एक ही आते हैं, एक ही शब्द आता है। ठीक है शब्द एक ही आता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। एक ही शब्द आता है, एक ही बार नहीं साथी, एक ही शब्द आता है और उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नहु बरे मोती मानस चून। इसका मतलब रहीम जी कहते हैं क्या कि
सबके लिए पानी की जरूरत है। मोती में अगर पानी नहीं तो उसकी चमक किसी काम की नहीं, उसमें चमक ही नहीं होगी। इंसान के जीवन में पानी अर्थात मर्यादा इज्जत नहीं है तो उसका जीना बेकार है, वो जिंदा लाश के बराबर है। ऐसे चूने की बात करूं साथी, वही चूना जो चच्चा जी क्या करते हैं, ठोक के खाते हैं साथी, है ना। उस चूने में अगर पानी नहीं है तो चूना क्या करेगा, सूख जाएगा अर्थात मृत हो जाएगा, उस चूने का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए यानी कि शब्द हमारा एक ही था लेकिन उसका सारी जगह अर्थ अलग अलग प्रयोग हुआ। ठीक है, पानी कहीं इज्जत के रूप में, कहीं पानी पानी के रूप में, है ना, अर्थात जल के रूप में कहीं यूज हुआ। ठीक है, कहीं चमक के रूप में यूज हुआ। तो जब भी अगर एक आए यानी इसमें चिपके हुए अर्थ होते हैं साथी, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आपके सामने अनुप्रास अलंकार भी इसने लिख रखा है। तो साथी हमने पढ़ रखा अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। मैं लिख भी देता हूं साथी, क्या वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी एक ही वर्ण अधिक बार आएंगे। जैसे क्या, जैसे कोई बताइए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, है ना, ये सब एग्जांपल देखिए। त कई बार आ गया, है ना। चंदू की चाची ने चंदू को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। बहुत सारी चीजें साथी, च च च च कई बार है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो आराम से मुदित मनोहर मंदिर आए, म कई बार आया साथी, इसका मतलब यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे फिर क्या रखा हमसे, क्या अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है साथी, तो दो तरीके का अलंकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अगर मैं शब्द अलंकार की बात करूं तो जहां पर शब्द की वजह से जो हमारा काव्य होता है उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पे हम शब्द अलंकार कहते हैं। लेकिन जहां पे उसके अर्थ के आधार पे अगर चीजें ली जाती है, उसके आधार पे वहां पे एक तरीके की क्रांति आती है साथी, अर्थात उसमें एक अलग तरीके का अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बताइएगा साथी, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, भगवती चरण वर्मा को, या फिर अगर मैं बात करूं अमृत राय को, या अज्ञेय को, अगर मैं फिर बात करूं इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। तो अगर 1955 में अगर बात किया जाए साथी किसको दिया गया, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 1955 में बात करो साथी। देखिए 1955 में बात करें तो हिम तरंगिणी का नाम आपने सुना, काफी महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ वही जिन्होंने लिखा था पुष्प की अभिलाषा भी इन्होंने ही लिख रखा, जिसमें पुष्प क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, और चाह नहीं चढ़ूं देवों के सिर पर अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, जिस पद से मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। यानी एक पुष्प इतना ज्यादा समर्पण कर सकता साथी, हम अपने देश के प्रति क्यों नहीं। ठीक है, चलिए तो 1955 में हिम तरंगिणी के लिए कौन दिया, हिम तरंगिणी जो था इस माखनलाल चतुर्वेदी ने इनको लिखा था। और इनकी ये क्या थी, तो कविता संग्रह थी। साहित्य अकादमी की बात करूं 1955 में साथी, तो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। आगे अगर मैं बात करूं 1961 की बात करूं साथी, 1961 की बात करूं तो भूले बिसरे चित्र के लिए किसे दिया गया था, भगवती चरण वर्मा को दिया गया था। और ये भूले बिसरे चित्र है क्या, उनका एक उपन्यास संग्रह है साथी, उपन्यास है, नॉवेल है। आगे मैं बात करूं 1963 में किसको दिया गया, तो कलम का सिपाही अर्थात मुंशी प्रेमचंद्र की जो ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना साथी, क्या कलम का सिपाही, और है क्या एक जीवनी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को दिया गया था 1963 में, कौन सा, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। आगे मैं बात करूं आपसे 1964 में आंगन के पार द्वार, ये क्या है, कविता संग्रह है। और इसके लिए किसे दिया गया, अज्ञेय को दिया गया साथी। अज्ञेय मतलब जिसको जाना नहीं जा सके, जिसके पास अथाह ज्ञान हो। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछ रखा था, सन 1955 में किसे दिया गया साथी, तो क्या भगवती चरण वर्मा, क्या अमृत राय, या अज्ञेय, या इनमें से कोई नहीं। तो साथी ऑप्शन क्या सही होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात 1955 में दिया गया था किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथी क्या है। अगले प्रश्न में इसने हमसे कह रखा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं साथी। अगले में है कि गबन किस प्रकार, गबन के बारे में कह रहा है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। क्या ये श्याम सुंदर दास जी की है, रामचंद्र शुक्ल की है साथी, या फिर मैं बात करूं ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ये किसकी है आपको बताना है। चलिए अगर मैं बात करूं नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी का ये पत्रिका का संपादन कौन किया था साथी, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी किए थे। रामचंद्र शुक्ल की बात करो साथी, किसी रचना का नाम बताइए, तो क्या चिंतामणि इनकी रचना साथी, बिल्कुल है। चिंतामणि की अगर मैं बात करूं, चिंतामणि इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा साथी, हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा था साथी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अगर मैं बात करूं आदिकाल को वीर गाथा काल कौन कहा था साथी? तो वो भी याद रखेंगे, कौन? रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा था साथी। आगे है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना और कौन कौन सी है देख लेते हैं साथी। क्या गोदान इनकी रचना है? क्या इनकी रचना गोदान है? क्या इनकी रचना जो है निर्मला है साथी? निर्मला है। क्या इनकी रचना ठाकुर का कुआं है? बिल्कुल है, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं। और अगर बात करूं सोजे वतन, सोजे वतन जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर जिसको अंग्रेजों ने साथी क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। सोजे वतन, सोजे वतन, सोजे वतन। और अगर मैं आपसे बात करूं साथी, क्या ये हो गया। इसके बाद मंगलसूत्र की बात करूं साथी, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र इनकी एक ऐसी रचना रही साथी जो क्या थी? अधूरी रचना रही मंगलसूत्र। ठीक है, तो निर्मला हो गया। और भी बात करूं साथी तो गबन हो गया, है ना, कफन हो गया। सारी रचनाएं इन्हीं की हैं साथी। ठाकुर का कुआं हो गया, नमक का दरोगा हो गया, है ना, पंच परमेश्वर हो गया। ये सारी की सारी कृतियां किसकी है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। अर्थात ये गबन किसकी रचना है साथी? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। बिल्कुल ही एकदम जबरदस्त इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं साथी? आप पढ़े होंगे दो तरीके के होते हैं अलंकार, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। पीछे भी हम लोग बात किए हैं। जब काव्य में शब्द के आधार पे अगर वहां पे चमत्कार उत्पन्न होता साथी तो वहां शब्द अलंकार, लेकिन जब अर्थ के आधार पे होता है तो वहां पे अर्थालंकार होता है। चलिए कह रहा कि क्या यहाँ अतिशयोक्ति है या यमक है या फिर रूपक है या उपमा है, यानी अर्थालंकार का भेद नहीं है। कौन है जो अर्था नहीं बल्कि शब्द है? तो शब्द में याद रखेंगे साथी तीन, कौन कौन? यमक होगा, श्लेष होगा, और यमक, श्लेष और कौन सा? अनुप्रास। ठीक है, इनको हम लोग याद रखते हैं साथी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है साथी? तो क्या यमक है? बिल्कुल, तो यमक ही नहीं होगा क्योंकि यह क्या है साथी? शब्द अलंकार है। हम पीछे पढ़कर आए हैं अभी। शब्द अलंकार जिसमें शब्द के आधार पे चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी। कनक शब्द की वजह से यहां पर अगर देखा जाए तो चमत्कार हो रहा है। एक बार सोना और एक बार धतूरे की बात कर रहा है, अर्थात यहां पे हमारा जो अलंकार होगा कौन सा? यमक होगा। तो शब्द के आधार पे अगर परिवर्तन आ रहा है साथी तो हमारा शब्द अलंकार, लेकिन अर्थ के आधार पर होगा तो अर्थालंकार होगा। जैसे अतिशयोक्ति, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, और सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। साथी इतनी बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, इनके अर्थ के आधार पे हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यहां होगा अर्था अलंकार। ठीक है, आगे रूपक अलंकार कह रखा साथी, है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, शब्द के आधार पे नहीं बल्कि यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि मैं चंद्रमा को ही लूंगा माता जी, मुझे खिलौना नहीं, खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार की मैं आपसे बात करूं साथी, तो जहां अगर उपमा की बात करें तो हमको दो शब्द याद रखने हैं। क्या? मनु मानो, है ना, इसको हमको सा सम से समान, सरिस, ये याद रखना। सॉरी 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 साथी, तो सा सम से समान ये योजक शब्द जहां भी आपको मिलेंगे, ये अगर मैं बात करूं सा सम से समान और बात करूं तो सरिस। ठीक है, सरिस, जहां भी ये शब्द मिलेंगे साथी आप तुरंत कहेंगे यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। और रूपक की बात करूं तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है साथी, वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार को पहचानने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया। क्या बताया था साथी? इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। यहां भी आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिले, आप कहेंगे ये क्या है? रूपक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला देखते हैं। देखिए करा, पाठक शब्द का बहुवचन बताइए। पाठक शब्द एक वचन और बहुवचन साथी, एक वचन और बहुवचन। मुझे जरा बताइएगा प्राण के बारे में, मुझे जरा बताइए हस्ताक्षर के बारे में, हस्ताक्षर के बारे में, मुझे जरा बताइएगा आंसू के बारे में, आंसू के बारे में साथी, आंसू के बारे में आप बताइएगा। प्राण, हस्ताक्षर और आंसू के बारे में। ठीक है, चलिए तो बताइएगा क्या ये कौन से वचन में यूज होते हैं? एक वचन या बहुवचन में यूज होते हैं? ठीक है, चलिए तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे प्राण की साथी, प्राण बहुवचन में हमेशा यूज है। प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं, प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने हस्ताक्षर ले लिए हैं, है ना। आंसू निकल रहे हैं, कभी भी आंसू निकल रहा है नहीं होता साथी, ये बहुवचन में हमेशा यूज होते हैं, इसलिए बात याद रखेंगे। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, है ना, ये सब बहुवचन होते हैं।
चलिए आगे मैं बात करूं, पाठक का कह रहा है कि बहुवचन बताइए क्या होगा, क्या पाठक लोग, पाठक गण, पाठक जन और क्या हो जाएगा पाठक समूह। तो साथी हमेशा और हमेशा याद रखिए पाठक गण कृपया ध्यान दें, पढ़ाई को आसानी से नहीं बल्कि बड़ी ही मेहनत के साथ और बड़ी ही ईमानदारी के साथ है ना करते रहें। चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पे है साथी, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेगा आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ योजक शब्द। ये कौन कौन से हमारे, तो मनु, मानो, मनु मानो, जनु, जनु और जनहु। ठीक है, ये शब्दों को अगर आप याद रख ले रहे हैं साथी, तो जहां भी ये दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बड़े ही आसानी से, बहुत ज्यादा हमें याद नहीं रखनी चीजें बस साथी, मनु मानो जहां भी आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार याद रखना। और इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, देखिए म उ ऐसे याद रख लिए, मऊ, मऊ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है साथी। म से क्या, मनु मानो जनु जानो याद रखना है, और उ से क्या रखना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार याद रखना साथी। तो आराम से आप याद रख सकते हैं मऊ यानी मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा मनु मानो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सा सम से समान सरिस जहां आएगा साथी वहां होगा हमारा क्या, तो वहां उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे कह रहा है ऑप्शन ए में कि ए है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अब आप बताइए क्या है साथी, देखिए कह रहा है इसको, इस अगर मैं दोहे की बात करूं यहाँ पे साथी जो लिख रखा है कि ये है सरस ओस की बूंदे, तो ये स्पष्ट नहीं कि सरस ओस की बूंदे हैं या फिर मोती हैं, यानी यहाँ पे भ्रांतिमान की बात हो रही साथी, तो भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे बनेगा। आगे कह रहा है कि मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऐसा कह रहा है, मानो मानने की बात कर रहा है साथी। अर्थात यहाँ पे देखिए मानो शब्द आया है, इसका मतलब हमारा जो होगा मानो किसमें आता, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है मनु मानो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तीसरे में कह रहा है कि ऊषा उदास आ रही साथी, जब भी हम लोग बात करें जड़ और चेतन की बात किया जाए साथी, यानी प्रकृति की चीजों को अगर हम लोग देखा जाए तो निर्जीव को अगर सजीव के रूप में व्याख्यात की जाती है साथी, तो वहां पे हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और देखिए यहाँ उषा का मतलब होता है सूर्य की सुबह वाली जो किरणें होती है उनको उषा बोलते हैं साथी, है ना। तो कह रहा है उषा उदास आती है, अर्थात किरणों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात निर्जीव को सजीव में बदला जा रहा है साथी, इसलिए यहाँ पे होगा मानवीकरण अलंकार। आगे कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, है ना। अभी हम पीछे पढ़कर आए शब्द अलंकार और शब्द अलंकार के भेद पढ़कर आए साथी, यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं क्या, काली घटा, घटा की बात कर रहा है यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा घटा शब्द है, यानी इनके अर्थ अलग होंगे। एक बार तो काली घटा अर्थात काले बादल की बात कर रहा है साथी। आगे कह रहा है इनका घमंड घटा यानी डाउन हो गया, कम हो गया, तो एक घटा के दो अर्थ निकल गए, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। लेकिन इसने प्रश्न में क्या पूछा था, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, तो मनु मानो जहां भी होगा साथी हम बताएंगे वही हमारा ऑप्शन अर्थात बी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सी पत्रिका के संपादक थे साथी, बताइएगा मुझे। चलिए हिंदी प्रदीप आपको दिख रही है, तो ये कौन लिखा था, क्या इसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन करता कौन था, क्या बालकृष्ण भट्ट थे। विशाल भारत की बात कर रहा साथी, तो क्या विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी थे, बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी थे, बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और आगे क्या रखा है इसने, क्या ब्राह्मण, तो बताइएगा साथी ब्राह्मण के क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलिए प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे साथी। आगे सरस्वती कह रहा, इसका मतलब सरस्वती के कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए जो महावीर होगा, वीरों का वीर होगा, मां सरस्वती भी उसी का साथ देंगी साथी, ऐसे ट्रिक के तौर पे हम याद रख सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आगे कह रहा है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, क्या गुरानी होगा, गुरआइन होगा, गुरनी होगा या फिर गुरआनी होगा। देखिए ऐसे आप मुझे बताइएगा, पंडित का साथी, पंडित का, पंडित का, ठाकुर का, ठीक है, पंडित का, ठाकुर का। चलिए बताइए, तो पंडित का क्या हो जाएगा साथी, पंडिताइन, पंडिताइन, इसमें लास्ट में आइन जुड़ता साथी, याद रखेंगे। ठाकुर का क्या हो जाएगा, तो ठकुराइन, ठकुराइन हो जाएगा।
ठीक है, आगे मैं बात करूं आपसे विद्वान का, बताइएगा विद्वान का क्या होगा साथी, विद्वान का क्या होगा? तो क्या विद्वान का विदुषी होगा? बिल्कुल होगा, विद्वान का विदुषी होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं हाथी का क्या होगा साथी, तो हाथी का क्या होगा? हथनी होगा, बिल्कुल ही होगा, हाथी का हथनी होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पूछ रहा है कि गुरु का क्या होगा, तो गुरुवाइन बिल्कुल ही सही है साथी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है दूर के ढोल सुहावनी लगना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूर की ढोल सुहावनी लगना साथी मुहावरा पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था मुहावरा और लोकोक्ति दो चीजें होती हैं। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित कुछ बातें होती हैं, और लोकोक्ति एक कंप्लीट वाक्य होता है, जबकि मुहावरा एक शार्ट होता है साथी, इस बात को याद रखेंगे, मुहावरा छोटे होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावनी लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या ढोल की ध्वनि सुर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है? बिल्कुल भी, जैसा आपको अगर साथी ऐसा लिखा हुआ दिखे वही सेम उसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि बातों को घुमाकर कही जाती है, वो मुहावरे के द्वारा कही जाती है, यानी बढ़ा चढ़ाकर भी बातें की जाती है साथी। चलिए, तो कह रहा है कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या अनदेखी वस्तु भाना, या पर निंदा अच्छी लगना। ठीक है, चलिए तो देखिए दूर की ढोल सुहावनी लगती है साथी, इसका मतलब जो बड़ी दूर दूर की बातें होती है, या किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग नाम सुनते हैं थोड़ा सा भी, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो हमें लगता है कि वो फला बाबा हैं, बहुत अच्छा देख रेख करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, लेकिन जाने के बाद उनकी वास्तविकता पता चलती कि नहीं, ये तो कुछ ऐसा नहीं, फ्रॉड टाइप का आदमी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दूर की ढोल सुहावनी लगती हैं, इसलिए साथी अपने लोगों को वैल्यू वैल्यू जरूर दीजिए अपने लोगों को, शायद उन लोगों के कंपेयर में ज्यादा ही अपने लोग बेटर है। इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कि दूर के ढोल सुहावनी लगना का अर्थात क्या? अनदेखी वस्तु का भाना, अनदेखी वस्तु का भाना होता है साथी, अनदेखी वस्तु का भाना अर्थात दूर की ढोल सुहावनी लगती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी? वायु साथी, वायु की अगर मैं बात करूं तो इसके पर्यायवाची कौन? समानार्थी अर्थात पर्यायवाची। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वायु का होता है समीर होता है साथी, और क्या होता है? मारुत होता है, मारुत होता है, और क्या होता है साथी? बयार होता है, बयार होता है ना। और बात करूं आपसे क्या होता है, तो पवन होता है। ठीक है, और बात करूं साथी आपसे, क्या समीर हो ही गया, पवन, मारुत, समीर, बयार, है ना। तो ये सब होते हैं। अनल होता है साथी, अनल नहीं अनिल होता है, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, अनिल होता है। ठीक है, अनिल होता है। चलिए, तो इसने क्या कर रखा था, इसने कहा वायु का समानार्थी कौन है? क्या अनिल होगा, मारुत होगा, समर होगा? अच्छा नहीं है, पूछ रखा साथी कौन सा नहीं होगा। चलिए, अनिल, मारुति और समर और समीर। देखिए समर क्या होता है साथी, समर कोई नहीं है शब्द यहाँ पे, अगर इंग्लिश में बात करें तो समर का मतलब समर सीजन, गर्मी का सीजन होता है, तो मारुति भी है और अनिल भी है और ये भी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन यही आपसे अगर पूछा जाए साथी अनल क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा, अनल का मतलब होता है आग, लेकिन अनिल का मतलब क्या होता है? वायु होता है, इस बात को याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आगे कह रहा है कौन सा शब्द नवीन का विरुद्धार्थी है साथी। नवीन का मतलब क्या होता है? नया, न्यू। और इसका अपोजिट क्या होगा, तो क्या प्राचीन होगा, क्या पुरातन होगा, क्या पुराना होगा, या नया होगा? तो जिस भाषा में मतलब तत्सम है तो तत्सम में हमें उसका अपोजिट बताना है, तद्भव है तो तद्भव में, यानी उसी सेम में देना होता है साथी। देखिए नया भी कह रहा है, पुरातन कह रहा है, प्राचीन नहीं, पुरातन का क्या होगा साथी? अधुनातन होगा। क्या होगा? अधुनातन होगा, अधुनातन होगा। ठीक है, प्राचीन की बात करें साथी तो क्या बनेगा? नवीन बनेगा। अगर मैं बात करूं पुराना का क्या होगा साथी, तो पुराना का होगा नया। और नया का पूछ रहा तो इसका विपरीत क्या होगा साथी, तो इसका विपरीत जो होगा ये होगा पुराना, नया का पुराना। क्या पूछ रखा था? नवीन का तो साथी प्राचीन होगा, बिल्कुल ही सही, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा एग्जैक्ट आंसर। और अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा ढ वर्ग का ढ वर्ण का वर्ग और उच्चारण स्थान, यानी पूछ रहा है कि ये किस वर्ग में आता है, और उच्चारण स्थान में पूछ रहा है ये किस नंबर पे आता है। चलिए देखिए ठ किस में आता है साथी? ट वर्ग में आता है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, और ढ की बात करें ट, ठ, ड, ढ, और अड़ा की बात करें साथी, अड़ा की बात करें तो ये ट, ठ, ड, ढ और अड़ की बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं। देखिए कह रहा है कि ये ड वर्ग का वर्ण का वर्ग, वर्ग पूछ रहा है। देखिए हमने पढ़ रखा क्या, क, च, ट, त और प।
पढ़ रखा है इतना साथी। तो ये किस वर्ग का दिख रहा है? ट वर्ग का दिख रहा है। और ट वर्ग वालों का उच्चारण स्थान क्या होता है साथी? बताइए, क्या मूर्धा होता है? बिल्कुल होता है मूर्धा, यानी मूर्धा यानी जो जीभ के ऊपर वाले भाग से होता है। ट ठ, देखिए वहां पे जीभ टच करती है और फिर उसकी साउंडिंग आती है साथी। तो इस तरीके से ये किसका है? ट वर्ग का है। और कौन सा है? एक दो तीन चौथे नंबर पे है। तो क्या ट वर्ग का चौथा कहीं लिखा साथी? ट वर्ग और चौथा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, अगले में कह रहा है कि इस छंद की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको छंद भी पढ़ना साथी। छंद पर भी आप बताइए हमें क्या ब्रीफ क्लास लाया जाए साथी, कमेंट में बताइए हमको। देखिए, छंद में 16 कह रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं रोला की साथी, तो रोला में कौन कितनी होती है? तो 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती? तो 24 होती हैं। दोहा की बात करें साथी, तो इसमें 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में मैं अगर बात करूं, देखिए लिख रखा क्या, पहले और तीसरे चरण की मैं बात करूं तो 13-13, और दूसरे और चौथे चरण की बात करूं साथी तो 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। अगर मैं आपसे चौपाई की बात करूं साथी, तो चौपाई में जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं। और चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं साथी। 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको हम सममात्रिक भी कहते हैं। सममात्रिक भी कहते हैं। कौन कौन होता है साथी? तो इसमें चौपाई आता है, चौपाई आता है। और इसके बाद बात करूं, रोला आता है साथी। और बात करूं तो गीतिका आती है। कौन सी आती है? गीतिका आती है। और क्या आती है साथी? तो हरि गीतिका आती है। हरि गीतिका आती है। ये सब किसमें आते हैं साथी? तो ये सब आते हैं हमारे किसमें? सममात्रिक में आते हैं। किसमें आते हैं साथी? सममात्रिक में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोरठा की बात करें, सोरठा दोहा का जस्ट अपोजिट होता है साथी। सोरठा दोहा का जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात इसके विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13-13 होती हैं साथी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सममात्रिक छंद साथी। सममात्रिक छंद हो गए कौन कौन? चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया और हरि गीतिका हो गया। चलिए आगे मैं आपसे अगर बात करूं साथी कि हमारे अर्ध सममात्रिक कौन से होते हैं? अर्ध सममात्रिक कौन से होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्ध सममात्रिक की आपसे बात करूं तो मैंने एक ट्रिक आपको याद करने के लिए कहा था। क्या याद करना है? बस आधा आधा दोष बाऊ के। ठीक है, आधा दोष बाऊ के। ठीक है, बाऊ अर्थात पप्पा जी साथी। उत्तर भारत में हम लोग क्या बोलते हैं? बाऊ बोलते हैं पापा जी को। क्या बोला जाता है? तो बाऊ जी को पापा भी बोला जाता है उत्तर भारत में। तो आराम से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आधा से हो जाएगा साथी अर्ध सममात्रिक, और दो से क्या हो जाएगा? तो ये दो से बन जाएगा हमारा दोहा। अगर स की बात करूं, हालांकि यहाँ पे हमने मूर्धन्य स लिखा है, लेकिन स से आपको याद रखना क्या? सोरठा। दोहा हो गया, सोरठा हो गया। बा से अगर मैं बात करूं साथी तो क्या हो जाएगा हमारा? दोहा सोरठा हो गया। और ये हो जाएगा बरबय। ठीक है, बरबय हो जाएगा साथी। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ऊ से अगर बात करूं तो उल्लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा। ठीक है, उल्लाला हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं साथी यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो 16-16 की मात्राएं होती हैं, अर्थात चौपाई वाला एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे देखते हैं साथी। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है साथी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। ऑप्शन रहेगा क्या? किसी बात पर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कपटतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए था साथी। चलिए कोई बात नहीं। फिर आगे है कि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब गुस्सा किसी और का और टूट पड़ो कहीं और पे साथी, ये बात होती। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्या है। कह रहा चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? क्या एक गुणवाचक विशेषण है? क्या एक क्रिया विशेषण है? या संख्यावाचक विशेषण या उपयुक्त? तीनों है साथी, बताना। मैंने आपको विशेषण बताया था विशेषण के बारे में। देखिए, विशेषण की बात करो साथी तो विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण आया, 2 वर्ण आया, 3 वर्ण आया, 4 वर्ण आया। इससे हम याद रख सकते हैं विशेषण में वर्णों की संख्या है 4। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं साथी। कौन कौन से होते हैं देखें, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप याद रखते हैं। जीपीएस, यस जीपीएस, यस। किसकी जरूरत है भाई? जीपीएस की है क्या? हाँ बिल्कुल, एस जीपीएस की जरूरत है। तो जीपीएस और फिर यस। जी से होगा क्या? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। पी से अगर बात करें साथी तो परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा? परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। और आगे मैं बात करूं एक एस का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये संख्यावाचक हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं दूसरे एस की तो हो जाएगा क्या? सार्वनामिक। क्या हो जाएगा साथी? सार्व
नामिक, सार्वनामिक। इसी को निजवाचक के नाम से भी जानते हैं साथी, किससे? निज वाचक के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात का आपको जवाब देना साथी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। क्या गुणवाचक होगा? नहीं, गुणवाचक नहीं होगा। गुण में तो किसी की क्वालिटी को बताया जाता है, किसी की विशेषता को बताया जाता है, गुण को बताया जाता है उसके, ठीक है साथी। चलिए, परिमाण में तो हम लोग किसी नाप तौल की बात करते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। संख्यावाचक होगा क्या? हाँ, संख्यावाचक होता साथी। संख्यावाचक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होता है साथी। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अनिश्चित संख्यावाचक होता है, यानी जिसमें संख्या का निर्धारण फिक्स नहीं होता। बात करेगा, कुछ लोग आए थे, सैकड़ों लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, है ना, बहुत ज्यादा लोग आए थे, तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित में एक कंप्लीट पूर्ण संख्या की बात करेगा, 10, 20, 50, 100 कुछ भी बोल सकता है साथी। और इसमें भी अगर बात करें, देखिए अगर चौथा व्यक्ति यहाँ क्रमवाचक रहता अगर ऑप्शन में, तो और भी बढ़िया होता साथी। पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक जो होता है होगा हमारा क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा है साथी। इसका मतलब वो दिया नहीं तो संख्यावाचक विशेषण ही हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा साथी। क्या? संख्यावाचक बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और चलते अगले प्रश्न पे और अगला देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। आपको बताना है उत्प्रेक्षा किसमें साथी। इस क्वेश्चन को हम 2 बार कर लिए, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब गद्यांश दिया साथी, मैं साइड हो रहा हूं, आप बताइएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं और फिर इसका जवाब देते हैं हम लोग। गद्यांश से बहुत प्रश्न आ रहे हैं साथी, एक गद्यांश तो जरूर है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कह रहा बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख होना चाहिए साथी, परख कर लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमास का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहता कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उससे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा असफलता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता को अस्थायी करने का मंत्र है ना। लेकिन यहाँ होता क्या साथी, पीठ पीछे बुराई चलती है, प्रशंसा नहीं बुराई चलती है बड़ी, है ना। हर एक दोस्त आगे, आप जान रहे हैं क्या होता है। आगे चलते साथी, देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन है। कह रहा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। क्या मित्रता का आधार होगा या फिर मित्र होगा, प्रेम और विश्वास या सच्ची मित्रता। तो साथी यहाँ मित्रता के बारे में कह रहा कि कैसी होनी चाहिए, एक सच्ची मित्रता होनी चाहिए साथी। मित्र से बड़ा कुछ नहीं है साथी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो डॉट डॉट डॉट, आपको भरना है। चलिए आगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा साथी? सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता होता है साथी, सच्ची मित्रता, है ना। मित्रों से हमारा, दोस्तों से कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन साथी मित्र ही कुछ ऐसे होते हैं जो ऐन वक्त पे हमें ऐसे काम आते हैं कि अपने ब्लड रिलेशन वालों से भी ज्यादा हमारे प्रिय हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे कह रखा कि प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। क्या प्रशंसा का बुराई होगा? प्रशंसा मतलब होता है क्या साथी, किसी की हम लोग क्या स्तुति करें, गुणगान करें, वो प्रशंसा होती है। तो उसका क्या हो जाएगा? निंदा या बुराई, या फिर हो जाएगा आलोचना, या फिर आदर। तो क्या होगा साथी? ये हो जाएगा हमारा निंदा। ठीक है, यानी किसी की प्रशंसा की जगह आप करना क्या शुरू कर दें, निंदा करना शुरू कर दें, वो उसका विलोम होता है। क्या होता है साथी? विलोम होता है। आप बताइए मुझे कृतज्ञ का क्या होगा साथी? कृतज्ञ की मैं बात करूं आपसे, कृतज्ञ का क्या होगा? तो कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। क्या होगा साथी? कृतघ्न होगा। इस बात को याद रखिएगा। जो उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो नहीं मानता उसे क्या कहते हैं साथी? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा उपकार का क्या होगा साथी? उपकार का क्या? अपकार होगा, बिल्कुल होगा साथी। ठीक है, उग्र का मुझे बताइएगा, उग्र का क्या होगा? तो उग्र का हो जाएगा सौम्य, सौम्य। ठीक है, उग्र का क्या हो जाएगा साथी? सौम्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला देखते हैं क्या है। कह रहा ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया? अपने अपने द्वारा की गई भलाई पर ध्यान रखना और मित्र द्वारा की गई भलाई को भूल जाना, अपने द्वारा की गई भलाई को याद रखना, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रखा था इसने। ड्यूमास, क्वेश्चन था हमारा कि ड्यूमास ने मित्रता का क्या मंत्र बताया। चलिए देख लेते हैं क्या कर रखा था इसने। तो कह रखा है गद्यांश में कि ड्यूमास को क्या कर रखा, देखिए कहाँ पे है यहाँ पे। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमास पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए, देखिए यहाँ पे कर रखा, विद्वान ड्यूमास पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहता है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है, यानी उसका मित्र जिसको याद रखे वही मित्रता का आधार है साथी। तो क्या कर रखा है,
मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना, अपने द्वारा की गई भलाई को याद रखना, मित्र द्वारा की गई भलाई को भूल जाना, अपने द्वारा की गई भलाई को याद रखना। यानी ऑप्शन डी जो ठीक ठाक लग रहा है साथी, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना, ये हमारा क्या बन सकता है, आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ये डी होगा साथी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे कह रहा है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू डॉट डॉट डॉट। आगे बताइएगा। चलिए देखिए, तो आपको बताना पैसे से ही आदमी की इज्जत है। बिल्कुल आज के जमाने में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें चल रही, लेकिन साथ ही पैसे से भी ज्यादा जो होती है वो इंसानियत इंसान के अंदर होना चाहिए। जो इंसान तो है लेकिन इंसानियत उसके अंदर अब धीरे धीरे गायब हो रही है साथी। इंसान को मनुष्यों से ज्यादा, इंसान से ज्यादा जानवर प्रिय है होना, ये चीजें थोड़ा सा समझना चाहिए आदमी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगर इन चीजों पे। देखिए, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए आपको निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करिए। तो क्या जर है तो नर, नहीं तो यहां पे होना चाहिए था साथी, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जर है तो नर नहीं तो क्या, खंडहर, है ना। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आज साथी हमारे पास 22 प्रश्न थे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। और हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें साथी। नित्य नए नए तरीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर को बढ़िया से छांट कर खंगाल कर ले आया जा रहा है साथी, इसलिए आप ध्यान दें। और हमारे चैनल पे और भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, साथी मैथ की बात करें, तो उनसे भी आप जुड़िए। और हर रोज आपको नए तरीके के प्रश्न मिलेंगे साथी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।